देखो भाई शांत हो जाइए। आज हम लोगों का नया टॉपिक है, कल वाला क्वेश्चन हुआ हो गया। कल वाला क्वेश्चन किसी को लगा किसको बताना है? चलो बता देते हैं। देखो भाई जो क्वेश्चन था, लैडर है कितने मीटर लेंथ की? 3 मीटर लेंथ की, है ना। ये 1 मीटर बॉल था, बोलो यही तो था। ये नहीं है, नीचे वाला 1 है, नीचे वाला 1 था, है ना। ठीक है, तो इसका वेट W मिड पॉइंट पे लगेगा। भाई बात नहीं, ओए शांत हो जाओ, ठीक, ओके। और इस पे नॉर्मल रिएक्शन जो लगेगा वो इधर N1 लगेगा, इस पे नॉर्मल रिएक्शन N2 लगेगा, और ये रॉड इधर मूव, लैडर इधर मूव करता तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर होता, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे ये लैडर कैसा है, इक्विलिब्रियम में है। लैडर इन ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, इसका मतलब सिग्मा fx इज इक्वल टू 0 एंड सिग्मा fy इक्वल टू 0। तो हम लोग लिख सकते हैं x एक्सिस में लगने वाली फोर्स जो Fr होगा वो N1 के बराबर और N2 जो होगा वो W के बराबर, ठीक है ना। और वेट कितना किया उसका, इसका लैडर का 20 kg, ठीक है। तो N2 की वैल्यू आ जाएगी 20 इंटू 10, बोले तो 200 न्यूटन। N2 तो इतना आ गया था, ठीक है। अब N1 कितना होगा, तो N1 कैसे निकालेंगे? तो इस पॉइंट को A नाम दिया और इस पॉइंट को B नाम दिया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग रॉड इज सॉरी लैडर इज also in rotational equilibrium, so net torque about point A is 0, यानी देखते हैं टाउ नेट। अब जरा देखो 0 होगा, कौन टाउ नेट दे रहा है? W, ठीक है ना बेटा। तो अब जरा ध्यान से सुनो, इस एंगल को अगर मैं थीटा मान लूं, है ना, तो W इधर लग रहा है ना, तो W जो लगेगा वो 1.5 इंटू कॉस थीटा पे लगेगा। यहां से हो जाएगा टॉर्क बाई W, अभी इसको क्लॉकवाइज, माइनस टॉर्क बाई N1 क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज इक्वल टू 0, यानी टाउ W इज इक्वल टू टाउ N1। तो W कितना टाउ दे रहा है? W इंटू 1.5 cos थीटा इज इक्वल टू N1 इंटू, अब N1 किसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 3 sin थीटा, ठीक है ना। N1 की वैल्यू निकालनी है, N1 आ जाएगा, N1 की वैल्यू आएगी W इंटू 1.5 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा cot थीटा, है ना, ठीक। यहाँ से कितना हो जाएगा? W बाई 2 इंटू कॉट थीटा। अच्छा, कॉट थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे? तो ध्यान से सुनना भाई, ट्रायंगल है ना, यहाँ से A B और O, तो इसका हो जाएगा x, ये है 3, ये है 1। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इसको यहाँ पे छोड़ देना, पाइथागोरस लगाएंगे, a का स्क्वायर इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 2 रूट 2 है ना। तो बस यहाँ से कितना हो जाना है, तो n1 की वैल्यू हो जाएगी, w बोले तो कितना था 20, तो 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉट थीटा, कॉट थीटा की वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी 1 अपॉन x, और x की वैल्यू कितनी है 2 रूट 2, यहाँ से 20 इंटू 10 अपॉन 2 इंटू 2 रूट 2, ठीक है। यहाँ से वही शांत हो जाओ भाई, 2 से ये 10 आया, 5 आया, 50 बाई रूट 2, we can write that 25 रूट 2 न्यूटन। ये कल वाले में आंसर ये आ रहा है, देख लो भाई, कोई डाउट हो तो बताओ। कल वाले में अगर ये आंसर नहीं आ रहा तो बताइए आप, किसी को कोई चीज ना समझ में आई हो। किया था कि नहीं किया था, पहले तो यही बताओ। नहीं किया था, नहीं किया था वो तो हमें पता है, ठीक है। चलिए नोट करिए, कल वाला क्वेश्चन नोट करो। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हेडिंग डालो। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिर इनर्शिया आपने पढ़ा था ना, इनर्शिया बताओ क्या था इनर्शिया। कोई भी ऑब्जेक्ट the tendency of any object to be remains in the state of rest or motion, ठीक है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट की, हाँ, कोई भी ऑब्जेक्ट की वो टेंडेंसी जो हमेशा उसी स्टेट में रहना चाहती है, रेस्ट में या मोशन में, जब तक कि कोई इसमें एक्सटर्नल फोर्स, तो उस टेंडेंसी को हम लोग इनर्शिया बोलते थे। अब ये है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तो थोड़ा सा ट्विस्ट है, बहुत ज्यादा नहीं है। तो क्या लिखेंगे, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया is the tendency of any rotating object, हाँ, movement of inertia is the tendency of any rotating object, movement of inertia is the tendency of any rotating object which always want to remain in the state of rotation, which always want to be remain in the state of rotation, or which always want to be rotate, which always want to be in the state of rotation or in the state of rest, want to be in the state of rotation or rest until and unless no external force, no external torque applied on it, no external torque applied on it, ठीक है। आगे बात समझ में, जब तक कि कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगेगा, जैसे मान लो ये फैन चल रहा है, ठीक है ना, फैन चल रहा है, मैं क्या करूं, इसको रोकने के लिए एक उंगली आगे करूं, पता लगा क्या हुआ, मेरी उंगली अलग हो गई, ठीक है ना, या जख्मी हो गई। क्यों? क्योंकि फैन बोल रहा है ना, जब मैं रोटेट कर रहा हूं तो रोकने की जरूरत नहीं। हाँ, डंडा लगाओगे तो क्या होगा फिर, अब नहीं, डंडा लगाने से रुकेगा, लेकिन वहां पे क्या चांसेस होंगे कि खतरा है काऊ उछले के नीचे गिर पड़े, मतलब ऐसा नहीं है कि रुकेगा नहीं। अब जरा एक दूसरे एग्जांपल को समझते हैं। एक हैवी, बहुत सारा हैवी जो जैसे बॉल है पत्थर वाला, फिल्मों में देखा है ना, फिल्मों में कि बैठे बैठे अपना बात करते रहते हैं, है ना, और ऊपर से बड़ा पत्थर गिर रहा होता है। कोई तीसरा कैंडिडेट जब देख लेता है वो पत्थर गिर रहा है, अगर हटा देंगे तो ठीक है, नहीं तो वो दोनों लोग, है ना। तो फिर क्या हुआ, वो अब जाके पत्थर को नहीं रोकता है, वो उन दोनों लोगों को हटाता है। क्यों? क्योंकि अगर वो पत्थर को हटाने जाएगा, रोकने जाएगा, तो खुद चटनी बन जाएगा, है ना। क्योंकि टेंडेंसी क्या है, उस जो रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है उसकी टेंडेंसी है रोटेशन में। ओए यार बात करते हो तुम लोग,
तो वही चीज मैं कहना चाहता हूं कि अब जरा ध्यान सुनिए, अगर आप उस पत्थर को रोकने के लिए गए, जैसे बड़ा सा यहाँ पे पत्थर है और वो ऐसे आ रहा है रोटेट करते हुए, और यहाँ पे अगर आप सोचो कि हाँ मैं बाहुबली हूं और मैं इसको रोक लूंगा, तो भाई साहब फिर आप यहीं पे रुक जाएंगे और फिर यहाँ से तुरंत ऊपर की टिकट होगी, तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। हाँ, रोकने के लिए रोका जा सकता है, लेकिन उतना ही बड़ा यहाँ पे टॉर्क लगाना पड़ेगा। रोकने के लिए रोका जा सकता है, जैसे मान लो कोई बड़ा पत्थर रखा भी हुआ हो और आप चाहते हो कि मैं इसको यहाँ पे धक्का दूं ताकि ये चलना शुरू कर दे, तो एक आदमी के बस की बात नहीं। आप वहां पे बहुत बड़े 2-4-6 लोग आके लगाओगे तो वो रोटेशन भी शुरू कर सकता है। क्यों? क्योंकि रेस्ट में था, है ना। और रेस्ट में है तो आप क्या देखोगे कि रेस्ट में है तो भी उसको एक नेसेसरी टॉर्क चाहिए रोटेट कराने के लिए, और अगर रोटेशन में है तो एक नेसेसरी एंटी डायरेक्शन में टॉर्क चाहिए उसको रोकने के लिए। तो बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हो गया? अब तो प्रॉपर्टी क्या है, सिग्निफिकेंस क्लियर हुआ ना इसका। ठीक, अब लिखो दूसरा पॉइंट इसी में, मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ Mathematically, it is defined as the product of mass into distance का square। मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, और डिस्टेंस कहां से ब्रैकेट में लेना है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। सपोज कोई एक पत्थर को हमने m मास का था, उसको r रेडियस का था, उसको ऐसे घुमा रहे हैं, तो इस पार्टिकल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना होगा, m इंटू r स्क्वायर। बोलो आया समझ में? यूनिट क्या होगी, केजी मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन होगी इसकी एम एल स्क्वायर। क्वांटिटी कैसी है, चलिए टेंसर लिखेंगे इसमें। क्यों टेंसर लिखेंगे? ये लिखेंगे इसलिए क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज, ठीक है। यहां पे लिखेंगे बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज। और दूसरी चीज ये है कि अब एक्सिस पे तो देखो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। जैसे मान लो ये पेन है, इस पेन को मैं ऐसे भी घुमा सकता हूं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दूसरा होगा। इस पेन को मैं ऐसे भी घुमा सकता हूं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दूसरा होगा। तो डायरेक्शन चेंज होने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है ना ऑब्जेक्ट का। बोलो भाई, लेकिन ये कोई एक फिक्स नहीं है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं। और डायरेक्शन चेंज करने से इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, इसलिए ये क्या होगा, स्केलर भी नहीं हो सकता है। क्योंकि स्केलर वो होता है कि डायरेक्शन चेंज करने से कोई फर्क, लेकिन यहां पे डायरेक्शन चेंज करने से फर्क पड़ रहा है। तो मतलब कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन भी नहीं है, इस वजह से इसको क्या बोलेंगे, टेंसर क्वांटिटी बोलेंगे। ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी लिखना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन मास डिस्ट्रीब्यूशन। मास डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे एग्जांपल, अगर आप सोचें कि मैं क्या करता हूं, एक m मास का
और आर रेडियस का स्फीयर लूं और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो सेम मास की मैं डिस्क ले लूं और सेम रेडियस की, तो क्या होगा? दोनों का क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा? बोलो, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? क्या कहना चाह रहा हूं मैं? क्या मास और रेडियस सेम होने से क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम हो जाएगा? नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूशन पे भी डिपेंड करता है। आई बात समझ में नहीं? डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि कैसा उसका शेप एंड साइज है। तो यहां पे हम लोग क्या लिख रहे हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आल्सो डिपेंड्स ऑन मास डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रैकेट में लिख सकते हो शेप एंड साइज। ठीक है? रेस वाली साइकिल होती है, उसके जो व्हील होते हैं पूरे मतलब कि कवर होते हैं और हम लोग के जो होते हैं वो खाली रहते हैं। तो ये चीज आप जान लीजिए पहले तो, ठीक है? ठीक, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करता हूं यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड, ठीक है? तो अब हेडिंग डाल लो, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये एक मोमेंट डालना, अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, जैसे ये, if there are any rigid body is made by n number of particles and it is rotated, जैसे ये m1 है, डिस्टेंस r1 है, तो देखो सबने अपना सर्कल बनाया, बोलो भाई यस सर। तो यहाँ पे पूरी ऑब्जेक्ट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? क्या होगा? m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। आधी बात समझ में? तो यानी यहाँ पे लिखेंगे क्या? इफ रिजिड बॉडी इज मेड बाय n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग सेपरेशन r1 r2 r3 डॉट डॉट डॉट, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी विल बी, ईच पार्टिकल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा सबका जो समेशन होगा वही हमको उस पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देगा। क्या लिखा? क्या लिखना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी which is made by n number of particles moment of inertia of a rigid body which is made by n number of particles situated at a distance r1 r2 r3 from the axis of rotation, r1 r2 r3 dot 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 from the axis of rotation will be, और वो इक्वेशन लिख लेना, वो इक्वेशन लिख लेना है, ठीक है? आ गई बात सामने? ओके, आगे बढ़ो, चलो पहला क्वेश्चन एक करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड। बेसिक क्वेश्चंस करेंगे पहले, फिर धीरे से टफ की तरफ जाएंगे। पहला बेसिक क्वेश्चन ये है सर, क्वेश्चन नंबर 1, this is the system in which two particles A and B are separated at a distance 10 centimeter. Then find the moment of inertia of the system about an axis passing through center of mass. In given figure, find the moment of inertia of the system. Find the moment of inertia of the system about an axis passing through center of mass. और एक बात बताऊं, ये जो पॉइंट स्फीयर्स ये एकदम पॉइंट ऑब्जेक्ट होंगे। क्या होंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट। बड़ा स्फीयर ले लोगे तो बात खराब हो जाएगी। तो यानी कैसे हैं ये? पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हैं, 5 kg और 3 kg, ठीक है ना?
तो कह रहा है इसका जो सेंटर ऑफ मास है उससे जो एक्सिस पास होगी परपेंडिकुलरली, उसके अलोंग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो पहला देखो, अब ये कॉम्बिनेशन हो गया, सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन भी है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी है ना। तो ट्राई करिए, पहले तो इसका सेंटर ऑफ मास निकालिए। आई होप आप लोगों को सेंटर ऑफ मास को कर लेना चाहिए। बोलो भाई, कर पाओगे? नहीं, ट्राई करो। चलो देखो कैसे करेंगे यार, सेंटर ऑफ मास तो कर लेना चाहिए था। चलो देखो, ये है 0,0, इसको हो जाएगा 10,0, यानी एक्सियम क्या होगा सबको पता है, m1 प्लस m2, ये ना, यानी 5,0 प्लस 3,10 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5 30/8, यानी यहां से, यानी ये आ गया 30/8, 30/8,0, ठीक ना, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 3.75, और ये 3.75 आया ना, तो ये डिस्टेंस को क्या लिखेंगे 3.75, तो क्या ये वाला 6.25 हो जाएगा, बोलो। और अगर मैं यहां से एक एक्सेस पास कर देता हूं, मैं यहां से एक एक्सेस पास कर देता हूं, ये देखो, हाँ, और इसी एक्सेस के अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो अब देखो, ये डिस्टेंस तुम्हारी यहां से हो जाएगी इसकी r1, और ये डिस्टेंस यहां से इसकी हो जाएगी r2। तो क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम about an axis passing through center of mass is, तो कैसे करेंगे, I is equal to m1r1 स्क्वायर, I is equal to m2 r2 स्क्वायर, ठीक है। तो m1 की वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 30/8 का स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 3 इंटू r2, यानी हम लोग कह सकते हैं, हाँ, 50/8 का स्क्वायर। अब ये आसान हो जाएगा ना हमारे लिए, तो कैसे करेंगे, 5 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 8, हाँ, प्लस 3 इंटू 50, ठीक। तो एलसीएम तो सेम है, एलसीएम सेम है, तो डायरेक्टली ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, ये 450 ऊपर ये हो जाएगा, 450 प्लस 7500 डिवाइडेड बाई 64, तो 0 5 अच्छा सेंटीमीटर का स्क्वायर है 3, यानी 10⁻⁴ को और मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा आंसर। देख लो किसी का ना आया हो तो। इतना क्यों आया, क्योंकि सर ये तो सेंटीमीटर में गिवन था ना, है ना, तो ये 10⁻⁴ अगर गलत कर दोगे तो हो जाएगा। तो ये आंसर आया। किसी को ना समझ में आया हो बताओ भाई, एक बार फिर से बताना हो, फिर से बता दो। हाँ 45 तो होगा ना, कहाँ पे, 30 to 30 to 9, ये 45 45 12,000/64 सही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, 12,000 लगे 12 ठीक है ना, आंसर आएगा 168 पॉइंट। अरे रुको, अरे सर 12/64 इंटू 10⁻⁻1 कितना होगा,
12 से नहीं चल रहा ना। अरे ठीक है, सही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जो करेंगे कैसे देख लो। पहले तो सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका क्या होता है, मैंने बताया था किसी एक पार्टिकल को ओरिजिन लेना पड़ेगा 0,0। तो अगर ये 0 है तो यहां से 10 गया ना, तो 10,0 ये हो जाएगा। तो xcm क्या हुआ, m1x1 plus m2x2 upon m1 plus m2। तो x1 की वैल्यू कितनी है 0, यानी 5 into 0 plus 3 into 10, क्योंकि 10 है देखो, अपॉन दोनों का मास, ये आ गया डिस्टेंस, यानी यहां से इतनी डिस्टेंस पे है तो r1 वैल्यू मिल गया। और अगर 10 माइनस ये कर दोगे तो ये r2 आ जाएगा। क्लियर है। और बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे चाहिए, तो m1 r1 स्क्वायर, क्योंकि आपने पढ़ा है ना मास इनटू डिस्टेंस के स्क्वायर, और डिस्टेंस कहां से, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस, प्लस मास इनटू डिस्टेंस ऑफ रोटेशन से स्क्वायर। सॉल्व किया, ये आ गया। ठीक है, कोई डाउट? चलो करो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, क्वेश्चन नंबर 2, आप इसको ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन गिवन फिगर फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू। पहला एक एक्सिस पास होगी किधर से, AD से, ठीक है ना। दूसरी एक्सिस किधर से पास हो रही है, मतलब ये अलग अलग केस में है। पहले एक बार AD से जब पास कराओगे तो जैसे पंखा होता था ना गर्मी के दिनों में लोग चलाते हैं, है ना, तो अगर इस पॉइंट के लॉन्ग चलाओगे तो ये वाला पूरा पोर्शन जो है रिवॉल्व करेगा, ये पार्टिकल और ये पार्टिकल। तो ये पार्टिकल तो उसी एक्सिस में है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो है ही नहीं, बोलो यार। ये पार्टिकल और ये पार्टिकल उसी एक्सिस में है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है नहीं, तो इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, 0। केवल इनका बचेगा, कर दो। तो हर एक्सिस के अलावा निकालिए भाई। देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे, सीधे सीधे पहला पार्ट सॉल्व करते हैं हम लोग। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट एन एक्सिस AD। तो बेटा AD के लॉन्ग जाओगे 4 kg और 1 kg मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं देंगे, क्योंकि इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसी एक्सिस से कितनी है, 0। तो I जो होगा वो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है ना, अभी बताया था, ठीक है। सपोज ये 1 है, फर्स्ट पार्टिकल यही है, तो 1 into 0 का स्क्वायर, 2 into 2 का स्क्वायर, 3 into 2 का स्क्वायर, 4 into 0 का स्क्वायर, 2 into 2 का स्क्वायर 4, कितना हो गया 20। आया नहीं है। अब AB तो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, तीसरा बता दे रहा हूं बस। तो बस यहां से किस एक्सिस के लॉन्ग जाओगे, तो A B C D। तो I जो आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट एन एक्सिस AC, I इज इक्वल टू वही फॉर्मूला, ठीक है। m1 तो 0 0 1 into 0 का स्क्वायर। अब ये देखो ये डिस्टेंस लिया जाएगा ना, तो ये बेटा देखो कैसे आएगा सर, ये देखो 2, ये 2, तो ये 2√2 आया, बोलो ये 2 है, ये 2 है, तो पाइथागोरस 2√2 आएगा। एनी डाउट, कोई दिक्कत किसी को भी? अब 2√2 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, √2 आएगा, तो इसकी डिस्टेंस यहाँ से √2 होगी। क्यों होगी फिर से बताऊं, 2√2 पूरा, और इसको जस्ट आधा करो, क्योंकि आधा इधर है आधा इधर है, √2 आ जाएगा, यानी आ जाएगा कितना 2√2 का स्क्वायर, ये फिर 0, 4 into √2 का स्क्वायर, कितना हुआ 4
बोलो हो जाएगा? बोलिए। तो अब मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं कि डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा जिसमें पॉइंट मासेस पर्टिकुलर, हाँ बोलो क्या करो, 2 into 2 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8 4 12, हाँ बोलो कोई डाउट है? ठीक। तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? ये सब डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें पॉइंट ऑब्जेक्ट की एक लोकेशन गिवन होती है, जिसका मास गिवन है पॉइंट मास, उसकी लोकेशन होती है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जिसमें लोकेशन फाइंड ना कर पाए उनको बोलते हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज का होमवर्क है आधे घंटे, तो पहले तो ये रिवाइज करना है रोटेशनल मोशन पूरा, और उसके बाद इसके कम से कम 5 क्वेश्चंस करने हैं मिनिमम। ठीक है, बाकी कल हम लोग करेंगे।